हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे धार्मिक संगठन के बारे में दुनिया को बताने जा रहे हैं जो बंदूक की नोक पर दुनिया को विकास, शांति और ज्ञान के रास्ते पर लाना चाहता है। जिसके लिए धर्म का मतलब बेगुनाह और निर्दोष लोगों को ही मारना, जिसके लिए मासूम और बेगुनाह महिलाओं को अपना गुलाम बनाना ही शौर्य है, जिसके लिए नशीले और मादक पदार्थों को उगाकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाना ही विकास के मायने है, जिसने अपने कार्यों से दुनिया को यह बताया है कि हमसे बड़ा शांति प्रिय समुदाय कोई नहीं। तो आओ देखते हैं यह संगठन कितने जोरों शोरों से दुनिया में सुख, शांति और विकास फैला रहा है। तो दोस्तों, कंधे पर बंदूक रखे हुए लोगों को देखकर ही आपको यह समझ आ रहा होगा कि यह किस प्रकार का धार्मिक संगठन है और यह कैसी शांति दुनिया में फैला रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तालिबान की। तालिबान जो कि तालिब शब्द से बना है। पश्तो भाषा में तालिब का अर्थ विद्यार्थी होता है, लेकिन यह दुनिया के एक ऐसे विशेष प्रकार के विद्यार्थी हैं जो अपने कंधों पर स्कूल बैग की जगह विस्फोटक बैग और हाथों में कलम की जगह बंदूक लेकर चलते हैं। इनके सिलेबस की किताबों में बंदूक, विस्फोटक सामान बनाना और चलाना ही सिखाया जाता है। दरअसल ये इनके पढ़ाई करने का तरीका होता है और जो इनको पढ़ाई करने में डिस्टर्ब करता है उनको ये अपनी बंदूक से शांति के रास्ते पर ले आते हैं। तो आइए जानते हैं इस संगठन का जन्म कब, क्यों और कैसे और कहां हुआ। दरअसल आजादी के बाद भी अफगानिस्तान युद्ध का अखाड़ा बना रहा, जहां एक तरफ सोवियत संघ इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, वहीं दूसरी ओर यूएसए इसे अपने प्रभाव में लेना चाहता था। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप वास्तव में यूएसए और पाकिस्तानी आईएसआई ने मिलकर ही तालिबान को खड़ा किया, जिसका उद्देश्य छद्म युद्ध से सोवियत संघ को अफगानिस्तान से भगाना था। 1990 में सोवियत संघ के टूटने के कारण सोवियत संघ तो अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन उन्होंने तालिबान जैसे खूंखार आतंकवादी को छोड़ दिया, जो बाद में धीरे धीरे भस्मासुर बन गए। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को छोड़ा था तो अफगानिस्तान से चले जाने के 3 साल के भीतर ही सोवियत समर्थित नजीबुल्लाह की सरकार का पतन हो गया। इसके बाद सोवियत संघ से लड़ने वाले अलग अलग मुजाहिदीन गुटों की एक मिली जुली सरकार बनी, लेकिन फिर भी कुछ गुट सरकार में शामिल नहीं हुए और 1992 से अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। तभी 2 साल के भीतर ही इस गृह युद्ध में पाकिस्तान से समर्थित तालिबान भी कूद पड़ा। धीरे धीरे इस तालिबान का दायरा बढ़ता गया और कुछ ही महीनों में इसमें 15,000 से अधिक लड़ाके शामिल हो गए। इसी के परिणाम स्वरूप 1994 में कुख्यात आतंकवादी मुल्ला उमर ने पाकिस्तान की सहायता से कंधार में तालिबान नाम का एक संगठन बनाया। यह मूलतः पश्तूनों अर्थात अफगानी पठानों का एक गुट था जो अफगानिस्तान में शरिया कानून लाना चाहता था। 1994 तक तालिबान का कंधार पर कब्जा हो गया और तालिबान 1995 तक अफगानिस्तान के 12 राज्यों पर शासन कर रहा था। शुरू में आम पठानों और अन्य लोगों के बीच तालिबान बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि तालिबान के राज में बहुत कम भ्रष्टाचार था और कानून व्यवस्था भी थी। लेकिन इसी दौरान तालिबान ने इस्लामिक सजा देने के तौर तरीकों को लागू करना शुरू कर दी, जिसमें हत्या और व्यभिचार के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना और चोरी के मामले में दोषियों के हाथ काट लेने जैसी सजाएं शामिल थी। वहीं पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना और महिलाओं के लिए बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। साथ ही तालिबान ने टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी और 10 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा, जहां पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के लोग दशकों से चल रही लड़ाई से परेशान थे और उन्हें तालिबान के रूप में एक आशा की हल्की सी किरण नजर आ रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी आशा मिट्टी में मिल गई। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबान को बनाया था और शुरू से ही तालिबान लड़ाकों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया करवा रहा था, नहीं तो तालिबान को इतनी बड़ी बड़ी जीतें इतने कम समय में नहीं मिल पाती। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी लड़ाई में तालिबान का मार्गदर्शन करते थे। 1995 से तालिबान ने काबुल पर हमला करना शुरू किया, लेकिन रक्षा मंत्री और मशहूर ताजिक नेता अहमद शाह मसूद, जिन्हें पीर पंजाल का शेर कहा जाता था और ये भारत के अच्छे मित्र भी थे, इन्होंने कई बार तालिबान को खदेड़ दिया। लेकिन 1996 के अंत में अहमद शाह मसूद को पीछे हटना पड़ा और तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार अगली सुबह जब दुनिया जगी तो पता चला कि पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र के अफगान मुख्यालय से खींचकर लाया गया और उन्हें काबुल के एक चौक पर सरेआम फांसी दे दी गई। वहीं तालिबान ने अपने कब्जे वाले इलाके में शरिया कानून लागू कर दिया तथा महिलाओं के सारे अधिकार ले लिए गए और अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदू और सिख थे, उनको पीला पट्टा पहनाने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के तमाम देशों ने तालिबान की सरकार को असली सरकार के रूप में मान्यता देने से इनकार किया और वे रब्बानी सरकार को ही असली सरकार मानते थे और केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही तालिबान को मान्यता दी। अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस, जिसमें भारत, रूस, ईरान जैसे देश शामिल थे, उन्होंने हिंदू कुश और पीर पंजाल के इलाकों से तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। इसी बीच तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में शरण दिया और फिर 11 सितंबर 2001 को लादेन ने अमेरिका में अब तक का सबसे भयानक आतंकवादी हमला किया, जिसके जवाब में
अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला किया और नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को काबुल से खदेड़कर अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद करवाया। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से हो। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया, बाद में उसी तालिबान ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब तालिबान ने उत्तर पश्चिम में अपने नियंत्रण वाले इलाके से पाकिस्तान को अस्थिर करने की धमकी दी। इसी दौर में तालिबान ने अक्टूबर 2012 में एक हमला किया जिसमें मिंगोरा नगर में अपने स्कूल से घर लौट रही मलाला यूसुफजई को गोली मार दी गई। इस घटना की पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा हुई। इस घटना के 2 साल ही बीते थे कि पाकिस्तान के पेशावर के एक स्कूल पर दोबारा हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को काउंटर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पाकिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफी कम हो गया। अगस्त 2015 में तालिबान ने यह स्वीकार किया कि उसके संगठन ने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल तक छुपा कर रखा था। मुल्ला उमर की मौत कथित स्वास्थ्य समस्याओं के चलते पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। इस प्रकार अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने तालिबान को साल 2001 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन धीरे धीरे यह समूह खुद को मजबूत करता गया और अब एक बार फिर से इनका अफगानिस्तान में दबदबा देखने को मिल रहा है। करीब 2 दशक बाद अमेरिका 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अपनी सभी सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहा है। जहां से अमेरिकी सैनिक हट रहे हैं, उन मिलिट्री पोस्ट, नगर, गांव और आस पड़ोस के शहरों पर तालिबान का कब्जा होने लग गया है। इसके चलते आशंका उभरने लग गई है कि वे सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। तालिबान ने अमेरिका के साथ 2018 से ही बातचीत करनी शुरू कर दी थी। फरवरी 2020 में दोहा में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाने की प्रतिबद्धता जाहिर की और तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों पर हमले बंद करने पर अपनी रजामंदी दी। इस समझौते में तालिबान ने अपने नियंत्रण वाले इलाके में अल कायदा और दूसरे चरमपंथी संगठनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात कही और राष्ट्रीय स्तर की शांति बातचीत में शामिल होने का भरोसा दिया था। लेकिन समझौते के अगले ही साल तालिबान ने अफगानिस्तान के आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना जारी रखा। भारी संख्या में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के बाद भी तालिबान ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाया। इसका नतीजा है कि अब जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से विदा होने की तैयारी कर रहे हैं, तब तालिबानी समूह तेजी से देश में पांव पसार रहा है और देश में असुरक्षा और हिंसा का वैसा माहौल फिर से देखने को मिल रहा है जो 2001 के बाद कभी देखने को नहीं मिला था। 2 दशक तक चले इस युद्ध में अमेरिकी महाशक्ति को छकाने के बाद तालिबान ने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और विदेशी सेना के बाहर निकलने के बाद काबुल में सरकार को गिराने की धमकी भी दी है। माना जा रहा है कि साल 2001 के बाद पहली बार तालिबान इतना मजबूत दिख रहा है। नेटो के आकलन के मुताबिक अभी पूर्णकालिक लड़ाकों की संख्या तालिबान में 85,000 के पास है। अभी तालिबान का कितने जिलों पर कब्जा है यह स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन अनुमान यह है कि देश के 5वें हिस्से से लेकर 1/3 हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण है। तालिबान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वह कई लोगों के लिए चिंता का विषय है। अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर ने ही जून में चेतावनी दी थी कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। जून महीने में ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी अफगानिस्तान के हालात का आकलन किया था। ये कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिकी सैनिकों की रवानगी के 6 महीनों के भीतर ही अफगानिस्तान की सरकार गिरने का कथित तौर पर अनुमान व्यक्त किया गया है। इस पूरे क्षेत्र का भविष्य क्या होगा यह कहना अभी जल्दबाजी होगा। भारत भी परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि भारत कतर में तालिबान से बात कर रहा है। भारत का स्पष्ट मत है कि अफगानिस्तान में कोई भी सरकार हो, भारत उनसे मिलकर कार्य करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि तालिबान भारत के साथ बातचीत में आखिर क्यों दिलचस्पी ले रहा है। दरअसल उत्तर तालिबान पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया एक जत्थेदार आतंकवादी समूह है जिसकी फंडिंग पाकिस्तान करता है। अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है कि अमेरिका इन ग्रुप्स का माई बाप था। आज वही आतंकवादी अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं क्योंकि अब वे अमेरिका की चाल समझ चुके हैं और अपनी हिस्सेदारी मांगने लग गए। अमेरिका इन आतंकवादियों को लोकतंत्र में जगह नहीं देना चाहता क्योंकि अमेरिका एक बड़ी तबाही झेल चुका है। अमेरिका अफगानिस्तान को अपना एक हब बनाना चाहता था क्योंकि अब अमेरिका ने अपनी इस पॉलिसी पर काम करना कब का बंद कर दिया है। इसलिए आज अमेरिका इसको स्थिर करके बस वहाँ लोकतंत्र बसाना चाहता है ताकि उसको यहाँ चाइना के विरुद्ध मिलिट्री बेस बसाने को मिल जाए। दरअसल वास्तव में पाकिस्तान के आतंकवादी और अफगानिस्तान के आतंकवादी एक ही सिक्के के 2 पहलू, जो कट्टरपंथी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और आईएसआई की तर्ज पर जिहाद पर निकले हैं। वही पाकिस्तान अफगानिस्तान का फैसला कभी नहीं होने देगा क्योंकि तब उसके कमाई के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब आते हैं तालिबान की भारत के साथ दिलचस्पी की वजह पर। तो बात सिर्फ इतनी है कि तालिबान भारत के द्वारा एक सहायता राशि पाना चाहता है जो इस समय तालिबान के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि फंडिंग के रुक जाने से तालिबान खत्म हो जाएगा और अब वह भारत को शांति के नाम पर लूटना चाहता है। बस यही कारण है कि वह भारत से बात करने में दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि पाकिस्तान
अफगानिस्तान अभी खुद खस्ता हाल है और वहाँ की फंडिंग लगभग दम तोड़ चुकी है। पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के आतंकवादी बिना फंडिंग के कुछ नहीं, इसलिए तालिबान की भारत के साथ दिलचस्पी की वजह सिर्फ पैसों का चक्कर है। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर तालिबान के पास इतना धन और हथियार आता कहां से है? तो बात यह है कि तालिबान ने साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया। इस संगठन से जुड़े धन के आवागमन को समझना एक तरीके से कयास लगाने जैसा ही होता है, क्योंकि यह खुफिया चरमपंथी संगठन अपने खातों से जुड़ी हुई जानकारी प्रकाशित नहीं करता। दरअसल तालिबान एक बेहद ही जटिल आर्थिक तंत्र चलाता है और चरमपंथी अभियानों को अंजाम देने के लिए कराधान प्रणाली का इस्तेमाल भी करता है। साल 2011 में इस संगठन की वार्षिक आय लगभग 28 अरब रुपए थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अब यह आंकड़ा लगभग 105 अरब रुपए की लगभग हो सकता है। अफगानिस्तान और अमेरिकी सरकार तालिबान के इन नेटवर्कों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। अब से कुछ समय पहले अमेरिकी सरकार ने नशीले पदार्थ बनाने वाली प्रयोगशालाओं पर भारी बमबारी करने की रणनीति बनाई थी, लेकिन तालिबान की कमाई सिर्फ नशे के कारोबार से ही नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में उस धारणा के खिलाफ चेतावनी दी थी जिसके तहत यह माना जाता था कि अफगानिस्तान में तालिबान की कमाई का मुख्य स्रोत अफीम की खेती है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती वाले क्षेत्र के एक हिस्से पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन अफीम की खेती वाले ज्यादातर हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण है। ऐसा माना जाता है कि यह तालिबान की आय का बड़ा स्रोत है, लेकिन तालिबान इस अफीम के व्यापार के अलग अलग स्तरों पर टैक्स लेता है। अफीम की खेती करने वाले किसानों से 10% टैक्स लिया जाता है। इसके बाद अफीम को हेरोइन में बदलने वाली प्रयोगशालाओं से भी टैक्स लिया जाता है। यही नहीं, इस अवैध व्यापार को करने वाले व्यापारियों से भी टैक्स वसूला जाता है। इस तरह इस व्यापार में हर साल तालिबान का हिस्सा लगभग 7 अरब रुपए से लेकर 28 अरब रुपए के बीच होता है। इसके अलावा वह टेलीकॉम और मोबाइल फोन ऑपरेटरों से भी कमाई करता है। अफगानिस्तान खनिज संपदा के मामले में बहुत धनी देश है, लेकिन अब तक संघर्ष की वजह से इस खनिज संपदा का दोहन नहीं हो सका। अफगानिस्तान में खनिज उद्योग कम से कम 70 अरब रुपए का है, लेकिन ज्यादातर खनन छोटे स्तर पर और अवैध ढंग से होता है। तालिबान ने इन खनन क्षेत्रों पर नियंत्रण करके अवैध और वैध खनन करने वाले पक्षों से धन उगाही शुरू कर दी है। यूएन की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि तालिबान दक्षिणी हेलमंड प्रांत में सक्रिय 25 से 30 खनन कंपनियों से हर साल 70 करोड़ रुपए हासिल करता है। इसके अलावा विदेशी स्रोतों से आय के मामलों में कई अफगानी और अमेरिकी अधिकारी बताते हैं कि कई सरकारें, जिनमें पाकिस्तान, ईरान और रूस शामिल है, अफगानिस्तान तालिबान को आर्थिक मदद देती हैं, लेकिन यह देश इससे इनकार करते हैं। कई खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान और कतर में रहने वाले कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर तालिबान के बड़े धनदाता माने जाते हैं। हालांकि ये तो संभव नहीं है कि तालिबान की कमाई का सटीक आंकलन किया जा सके, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि तालिबान की वार्षिक कमाई 35 अरब रुपए तक हो सकती है। तो दोस्तों, यह था तालिबान के पूरे साम्राज्य का विश्लेषण। आपको यह वीडियो कैसे लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस वीडियो के लाइक्स का एम रखते हैं हम 1 लाख लाइक। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और फैक्ट टू फीड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।